आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। पेश है ज्योग्राफी क्लास 12 कक्षा 12 के सभी महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्नोत्तर फास्ट रिवीजन पार्ट 7 में निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न है। 1, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता, 2, भू आकृति, 3, जलवायु, 4, मृदाएं। दूसरा, आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में 1, खनिज, 2, नगरीकरण, 3, औद्योगिकरण और तीसरा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अन्य कारक हैं। पहला, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में फर्स्ट है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता हो। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों और नौचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। दूसरा, भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। फर्स्ट में तीसरा, जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों में विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए है। मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा उसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती है। दूसरा प्रमुख कारक, आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में पहला है खनिज। खनिज निक्षेप से युक्त क्षेत्र खनन और औद्योगिक गतिविधि रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया तंबापेटी इसका अच्छा उदाहरण है। दूसरा, नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं तथा परिवहन एवं संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। तीसरा, औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक नहीं होती, बल्कि परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। तीसरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक वजह के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग इन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें और लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। ये सभी कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 2, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत ये सिद्धांत हमें बताता है कि समाज ग्रामीण, क्षेत्रीय और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके
नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या का उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रीय अशिक्षित जनसंख्या जननांकीय संक्रमण से नगरीय और औद्योगिक और शिक्षित हो जाती है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता होती है, यानी उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में आरंभ में प्रजननशीलता उच्च रहती है, किंतु ये समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वस्थता में सुधार के साथ मृत्युता यानी मृत्यु दर में कमी आती है। इसके कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। यही काल है जब जनसंख्या सर्वाधिक तेजी से बढ़ती है। तृतीय अवस्था, इस अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा इनके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। आगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल यानी चित्र, इसकी हम व्याख्या करते हैं। इस मॉडल में हम देखते हैं 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में इस तरफ है जन्म दर और मृत्यु दर, ये 35 तक दिखाई गई है। तो शुरू में जन्म दर और मृत्यु दोनों 35 के लगभग होती है, दोनों ही प्रथम अवस्था में। यहाँ पर जो जन्म दर है वो लगभग स्थिर होती है और मृत्यु दर ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस मृत्यु दर को मैं लाल पेन से बना देता हूँ। ये मृत्यु दर वाला है और ये मृत्यु दर नीचे गिरने शुरू हो जाती है दूसरी अवस्था में। और ये जन्म दर का। अब इसमें आगे देखते हैं प्रथम अवस्था में। तो प्रथम अवस्था, इस अवस्था में बांग्लादेश, वर्षावन और अफ्रीका आदि देश आज भी इस अवस्था में है। अब आगे बढ़ते दूसरी अवस्था में। दूसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही गिरती है। चिकित्सा सुविधाएं, तकनीक के विकास के साथ साथ युद्ध आदि में कमी आना, इस कारण से जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। इसे मृत्यु दर प्रारंभ में धीरे धीरे मृत्यु दर तेजी के साथ गिरती है, लेकिन जन्म दर बहुत धीमी गति से गिरती है। और मध्य तक आते आते मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है और जन्म दर मंद गति से। इस मध्य वाली अवस्था को जनसंख्या विस्फोट का काल कहते हैं। दूसरी अवस्था के अंतिम चरण में जन्म दर भी गिरना शुरू हो जाती है और मृत्यु दर गिरी हुई होती है पहले से। तो यहाँ लगभग दोनों बराबर की अवस्था में आते हुए ये तीसरी अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी अवस्था में कुछ देश है, पेरू, श्रीलंका, केन्या, भारत, पाकिस्तान आदि। तीसरी अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाते हैं। इस कारण यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी गति से या न्यून होती है। इसमें कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देश आते हैं। प्रश्न 3, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनसंख्या के ग्रामीण और नगर में विभाजन निवास के आधार पर होता है। ये विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन, आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का संगठन तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। उत्तर, ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में अंतर के मापदंड क्या है? ग्रामीण जनसंख्या संगठन सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं।
जनसंख्या का कम घनत्व है, रोजगार के अवसरों की कमी होना, उत्प्रवास अधिक होना। नगरीय जनसंख्या संगठन, इसकी विशेषताएं, नगरीय क्षेत्र में वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है, जनसंख्या घनत्व उच्च होता है, रोजगार के अवसर पर्याप्त होते हैं, आप्रवास अधिक होता है, यानी लोग यहाँ आकर अधिक बसते हैं। ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन, ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कनाडा, फिनलैंड व पश्चिम यूरोपीय देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। इसका कारण नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण महिलाओं का आगमन है। इसके विपरीत अफ्रीकी और एशियाई देशों में क्रमशः जिम्बाब्वे, नेपाल, पाकिस्तान, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। इसका कारण ऐसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रयास के कारण लिंग अनुपात पुरुषों के अनुकूल है। एवं नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत और रोजगार अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं को गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास से रोकते हैं। प्रश्न 4, लिंगानुपात से क्या समझते हैं? लिंगानुपात को विश्व प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। उत्तर, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात लिंगानुपात कहा जाता है। कुछ देशों में लिंगानुपात निम्न सूत्र से होते हैं। विश्व भर में जो सूत्र हुआ है, लिंगानुपात बराबर पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणा 1000। भारत में निम्न सूत्र का प्रयोग करके लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। भारत के लिए लिंगानुपात सूत्र है, लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन देशों में लिंग भेद अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का निम्न होना हो सकता है। आर्थिक स्थिति का निम्न होना हो सकता है। जनसंख्या में अधिक स्त्रियों का होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है, यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवासित कर गए हों। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। विश्व में उच्च लिंगानुपात लेटिविया में दर्ज किया गया है, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। इसके विपरीत निम्न लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। लिंगानुपात के विश्व प्रतिरूप में विश्व के विकसित देशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि 72 देशों में प्रतिकूल है। सामान्यतः एशिया में लिंगानुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान देशों में लिंगानुपात और भी निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में हैं और यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी व स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। प्रश्न 5, भारतीय नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत करें। उत्तर, केंद्रीय कार्यों को संपादित करने के अलावा भारत के अनेक नगर कुछ विशिष्ट कार्यों के कारण जाने जाते हैं। उन्हीं विशिष्ट कार्यों की प्रधानता के कारण भारत के नगरों को 9 वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है प्रशासनिक नगर। ऐसे नगर जिनमें उच्च क्रम के प्रशासनिक कार्य संपादित किए जाते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। इनमें मुख्यतः राजधानियाँ शामिल हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ आदि। दूसरा, औद्योगिक नगर। ऐसे नगर जो विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों के लिए जाने जाते हैं, जैसे मुंबई, कानपुर, सूरत, भिलाई, जमशेदपुर आदि। तीसरा, व्यापारिक नगर। वे नगर जिनमें व्यापार एवं वाणिज्य की प्रधानता होती है, जैसे कोलकाता, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। चौथा, परिवहन नगर। ऐसे नगर जिनमें परिवहन सेवाएं सर्वप्रमुख केंद्रीय कार्य होता है, जिनमें देश के सभी बंदरगाह नगर तथा आंतरिक परिवहन के केंद्र सम्मिलित हैं। पांचवा, खनन नगर। इस श्रेणी में नगर खनिज
संपन्न क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जैसे अंकलेश्वर, पिंपरोली, झरिया, रानीगंज, खेतड़ी आदि। गैरिसन या छावनी नगर, इन नगरों का विकास सैनिक छावनियों के रूप में हुआ। अंबाला, नीमच, जालंधर, उधमपुर इस श्रेणी के प्रमुख नगर हैं। सातवां, पर्यटन नगर, ऐसे नगर जिनमें केंद्रीय कार्यों में पर्यटन कार्य सर्वाधिक प्रभावी होते हैं, जैसे नैनीताल, शिमला, मसूरी, पंचमढ़ी, माउंट आबू आदि। आठवां, शैक्षिक नगर, ऐसे नगर शैक्षिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। रुड़की, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, पिलानी प्रमुख शैक्षिक नगर है। नौवां, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, इस श्रेणी में धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले नगर होते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, अजमेर, तिरुपति आदि। प्रश्न 6, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न लाभों का उल्लेख करते हुए संग्रहण के विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वर्षा जल संग्रहण अधिक उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने, एकत्र करने की विधि है। ये एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है। इसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। इसके लाभ, वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। 2, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। 3, इसे फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोका जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण की विधियां। वर्षा जल संग्रहण की विधियां। प्रथम, टांका। राजस्थान के अर्ध और शुष्क क्षेत्रों में विभिन्न बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है। इसे टांका या कुंड कहा जाता है। 2, तालाब एवं झील। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण के लिए धरातलीय संरचनाएं, तालाब व झीलों का उपयोग किया जाता है। 3, सर्विस कूपों द्वारा घरों की छतों से वर्षा जल संग्रहण। 4, प्रस्तर कूप व चेक डैम निर्मित कर जल संग्रहण। 5, पुनर्भरण कूपों द्वारा वर्षा जल संग्रहण। 7, जल क्रांति अभियान पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 1516 में प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं। पहला, जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। 2, भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई है। 3, प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण। भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना। 4, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जन संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से जल क्रांति अभियान द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। 8, जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? भारत में जल प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्राकृतिक जल में बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्मजीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक, घरेलू और अन्य अपशिष्ट मिलने से जल के गुणों में कमी हुई है, जल प्रदूषण कहलाता है। देश में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की प्रमुख या मुख्य नदियों की प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मैदानी भागों में नदियों के जल में कृषिगत उर्वरक, कीटनाशक, घरेलू ठोस अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिस्रावों के सम्मिश्रण के कारण नदी जल प्रदूषित हो जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसी के अनुसार जैव व जीवाणुविक प्रदूषण नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारक है। भारत में जल प्रदूषण की समस्या निवारण हेतु उपाय जो अधिनियम लाए गए, पहला है जल अधिनियम 1974 प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम। दूसरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986।
तीसरा जल उपकर अधिनियम 1977 आदि। यद्यपि इनका निर्माण जल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किया गया था, परंतु उनको देश में प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित नहीं किए जाने के कारण देश में इसके परिणाम सीमित ही प्राप्त हुए। अतः वर्तमान में जल के महत्व और जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। जन जागरूकता और इसकी भागीदारी से ही कृषिगत कार्यों एवं घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाकर प्रदूषण के प्रसार को रोका जा सकता है। प्रश्न 9, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। उत्तर, अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगों के लिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। कच्चा पेट्रोलियम द्रव्य गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। उपयोग, मोटर वाहनों, रेल और वायुयानों के अंतर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। ये उत्पादन पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेह में मोम, साबुन, अन्य सौंदर्य सामग्री में एकत्रित किए जाते हैं। उत्पादन क्षेत्र, भारत में असम में डिगबोई, नारकटिया और मोरन। गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसंबा और लुनेज। महाराष्ट्र में मुंबई हाई क्षेत्र। अन्य क्षेत्र कृष्णा गोदावरी, कावेरी बेसिन तथा राजस्थान में बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर क्षेत्र। नोट, भारत में 2 प्रकार के तेल शोधक कारखाने, क्षेत्र आधारित डिगबोई तेल शोधक कारखाना, बाजार आधारित बरौनी तेल शोधन कारखाना। प्रश्न 10, निम्नलिखित नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों पर विस्तार से समझाइए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। उत्तर, सौर ऊर्जा सूर्य से उष्मा व प्रकाश के रूप में प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग 2 विधियों से अन्य सभी अनवीकरण ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। ये लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। ये सामान्यतः हीटरों, फसल शुष्कों, कुकर्स जैसे गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की अधिक संभावना है। पवन ऊर्जा, ये पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है। पवन की गति ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। तीसरा, भूतापीय ऊर्जा, जब पृथ्वी के गर्भ में मेघ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा विमुक्त होती है। इस ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीज गुफों से निकलने वाले गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णम में अधिकृत किया जा चुका है। 5वां, जैव ऊर्जा या बायोगैस। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसमें विभिन्न उत्पादों से प्राप्त किया, जिसमें कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक तथा अन्य अवशेष शामिल है। जैव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जाता है। नगर पालिका कचरे में ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। प्रश्न 11, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, यह देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, ठाणे से लेकर पुणे, नासिक और सोलापुर तक है। 3, इस प्रदेश में मुंबई सर्व प्रमुख औद्योगिक नगर है। इसमें उद्योग का विकास ब्रिटिश शासनकाल में सूती उद्योग की स्थापना के साथ हुआ। उसके बाद महानगर में रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। चौथा, इस प्रदेश में सूती वस्त्र में रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रसायन, चमड़ा, संश्लिष्ट एवं प्लास्टिक वस्तुएं, दवाइयाँ, उर्वरक, विद्युत उपकरण, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण एवं खाद्य उद्योग भी विकसित अवस्था में मिलते हैं। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं मुंबई, ठाणे, पुणे, पिपरी, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदाबाद, सतरा, सांगली आदि है। प्रश्न 12, भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, कच्चा माल। सामान्यतः उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। मुख्य रूप से जिन उद्योगों में भार ह्रास वाले
कच्चे माल प्रयुक्त किए जाते हैं वे उद्योग कच्चे माल स्रोतों के पास स्थापित होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। प्रश्न ऊर्जा शक्ति। ऊर्जा में मशीनों के संचालन हेतु शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। शक्ति के प्रमुख साधन कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि हैं। लोहा इस्पात उद्योग कोयले पर निर्भर है, अतः इन्हें कोयला उद्योगों के पास स्थापित किया जाता है। तीसरा बाजार। भारी उत्पादन वाले उद्योगों जैसे भारी मशीन के औजार, भारी रसायन की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के समीप की जाती है, इसलिए इन उद्योगों को बाजार अभिमुख उद्योग कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग में कपास जैसी शुद्ध कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। श्रम। उद्योगों में श्रम बल की आवश्यकता पड़ती है। सस्ते और तकनीकी रूप से कुशल श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता वाले उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण होता है। यदि वर्तमान आधुनिक युग में स्वचालित मशीनों और कंप्यूटर जैसे यंत्रों का प्रचलन बढ़ा है, फिर भी औद्योगिक विकास में श्रम का महत्व लगातार बना हुआ है। प्रश्न 14, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को समझाइए। उत्तर। उदारीकरण, इसका अभिप्राय उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाना या कम किया जाना है। इसके अंतर्गत आर्थिक नियमों व कानूनों में लचीलापन, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, विदेश निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्योगों की स्थापना, वाणिज्य व व्यापार क्षेत्रों में छूट संबंधी समस्त प्रयासों को शामिल किया गया है। 2, निजीकरण। निजीकरण से अभिप्राय सरकार द्वारा लगाए गए उद्योगों को निजी क्षेत्रों में स्थापित किया जाए। औद्योगिक नीति में निजीकरण घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। तीसरा, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से अभिप्राय भारतीय अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत अर्थात समायोजित करना। वैश्वीकरण के माध्यम से सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण पर विस्तार से लिखिए। उत्तर। उद्योगों में वस्तुओं के रूप में बदलकर उनको उपयोग योग्य व मूल्यवर्धित कर तैयार किया जाता है। उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उन उद्योगों को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है: वृहत उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर भारत में 3 प्रकार के उद्योगों को मान्यता प्राप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां, निगम और सरकार द्वारा पूंजी प्राप्त करती हैं। इस सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। व्यक्तिगत सेक्टर या व्यक्तिगत उद्योग क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में एक से अधिक व्यक्ति के अधीन, जैसे जमशेदपुर, टाटा, लोहा इस्पात क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र, ये मिश्रित क्षेत्र होता है। इसमें उद्योग व संस्थाओं का संचालन सरकार और जनता के सम्मिलित अधिकार से होता है। इसको सह क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा, उद्योगों के उपयोग के आधार पर 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है मूल पदार्थ उद्योग, दूसरा पूंजीगत पदार्थ उद्योग, तीसरा मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और चौथा उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। चौथा प्रकार कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो है कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, चौथा उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। 5वां, निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार का विभक्त किया गया है। पहला धातुक्रम उद्योग, दूसरा यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, तीसरा रासायनिक और रबड़ उद्योग, चौथा वस्त्र उद्योग, 5वां खाद्य संसाधन उद्योग, छठा विद्युत उत्पादन उद्योग, 7वां इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और 8वां संचार। प्रश्न 16, भारत के औद्योगिक प्रदेश और जिले कौन कौन से हैं, वर्णन करें। उत्तर। भारत के उद्योगों का विवरण समरूप नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थित कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं, इन्हें औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, जो निम्न है। भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 हैं। पहला मुंबई पुणे प्रदेश, दूसरा हुगली प्रदेश, तीसरा बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, चौथा गुजरात प्रदेश, 5वां छोटा नागपुर प्रदेश, छठा विशाखापट्टनम गटूर प्रदेश, 7वां गुरुग्राम दिल्ली मेट, 8वां कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। भारत के लघु औद्योगिक प्रदेश निम्न 13 है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 और लघु औद्योगिक प्रदेश 13। ये कौन कौन से हैं? पहला अंबाला अमृतसर, दूसरा सहारनपुर मुजफ्फर, तीसरा इंदौर देवास उज्जैन, चौथा
जयपुर अजमेर। पांचवा कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़। छठा उत्तरी मल्हार। सातवां मध्य मालाबार। आठवां आदिलाबाद निजामाबाद। नौवां इलाहाबाद वाराणसी मिर्जापुर। 10वां भोजपुर मुंगेर। 11वां दुर्ग रायपुर। 12वां बिलासपुर कोरबा और 13वां ब्रह्मपुत्र घाटी। भारतीय औद्योगिक जिले, जिन्हें 15 औद्योगिक जिले घोषित हैं। पहला कानपुर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा आगरा, चौथा नागपुर, पांचवां ग्वालियर, छठा भोपाल, सातवां लखनऊ, आठवां जलपाईगुड़ी, नौवां कटक, 10वां गोरखपुर, 11वां अलीगढ़, 12वां कोटा, 13वां पूर्णिया, 14वां जबलपुर और 15वां बरेली। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।